ओ लगी जोहार, नमस्कार दोस्तों। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें राज्य सरकारों के नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में एससी और एसटी आरक्षण के अंदर उप श्रेणी बनाकर उप जातियों को कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। There are as many as 6 opinions in the case. I have authored an opinion for Justice Manoj Mishra and myself. Justice Bhushan R. Gavai and Justice Pankaj Mittal have authored separate concurring opinions. Justice Gavai and I have agreed with each other's conclusions. Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma all have agreed with the opinions of Justice Gavai and myself. Justice Bela Trivedi has dissented. दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं, जैसे झारखंड में अनुसूचित जनजाति के अंदर उरांव, मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, आसुर और अन्य कई उपजातियां हैं। अब इस फैसले के अनुसार झारखंड में जो 26% आरक्षण है, उनमें से ही उपजातियों को अलग अलग कोटा निर्धारित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की बेंच ने आरक्षण का लाभ एसटी एससी वर्गों के वंचित श्रेणियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और सामाजिक मानदंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सभी एसटी एससी समरूप नहीं हैं। इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इन जातियों की कई उपजातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक समान नहीं हैं। कई उपजातियां अति पिछड़ी और वंचित हैं, जैसे झारखंड में असुर आदिवासी और छत्तीसगढ़ में पांडव आदिवासी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। इन्हें संरक्षित करना जरूरी है। एसटी एससी आरक्षण कोटा में उपजातियों को कोटा निर्धारित करते समय कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला, किसी भी एक उप वर्गीकृत उपजाति को 100% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरा, राज्यों को उपजाति के संरक्षण की आवश्यकता साबित करने के लिए प्रामाणिक साक्ष्य और तर्कसंगत आधार देना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों को यह साबित करना होगा जिस उपजाति के लिए जितना कोटा निर्धारित की जा रही है वह अधिक वंचित और पिछड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व काफी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उपजातियों की संख्या के आधार पर कोटा निर्धारित हो यह जरूरी नहीं है। अगर राज्य सरकार जरूरत महसूस करे तो कोई वंचित उपजाति को उनकी संख्या कम होने के बावजूद ज्यादा कोटा निर्धारित कर सकता है। जस्टिस बी आर गवाई ने कहा कि राज्य सरकारों को एसटी एससी वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करना चाहिए। जस्टिस बी आर गवाई की बातों से 7 न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीशों ने सहमति जताई। हालांकि मुख्य न्यायाधीश इस सहमति में शामिल नहीं हैं। फिर भी बहुमत के अनुसार क्रीमी लेयर का यह फैसला भी तय माना जा रहा है। जस्टिस बी आर गवाई ने एसटी एससी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए ओबीसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों से भिन्न मापदंड अपनाने की सलाह दी है। अभी ओबीसी में आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर के लिए मानदंड माना गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के पूर्व फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में कहा गया था कि एसटी एससी में शामिल जातियों की सूची में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस फैसले को प्रथम दृष्टया देखने से बहुत अच्छा जान पड़ता है, क्योंकि इसमें वंचित उपजातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जाति के अंदर उपजातियों को कोटा निर्धारित करने की बात कही गई है। परंतु इसके तह तक जाने से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। मेरे समझ से इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। पहला, एक ही जाति समुदाय में मतभेद पैदा हो जाएगा और हमारी एकता कमजोर होने से हमारी सामूहिक मांग शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा
या कम मिलेगा, वे लोग नाराज हो जाएंगे। दूसरा, उपजातियों के लिए कोटा निर्धारण किस आधार पर करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण जिस पार्टी की सरकार होगी वह अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार मानदंड तय करेंगे। तीसरा, क्रीमी लेयर के आने से एसटी एससी वर्ग के बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। चौथा, क्रीमी लेयर के कारण आरक्षित सीटों में उम्मीदवार नहीं मिलने, क्वालिफाई नहीं कर पाने या योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर सीटें खाली रह जाएंगी। इन खाली पदों में उम्मीदवार नहीं मिलने का बहाना बनाकर जनरल उम्मीदवारों से सीटें भरी जाएगी। पांचवा, आरक्षित सीटों में बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण अच्छे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ने और ट्यूशन नहीं कर पाने वाले छात्रों की बौद्धिक क्षमता भी उतना ही होगा। छठवां, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला हो जाने के बाद भी महंगी शिक्षा और गरीबी के कारण कई लोग बीच में ही छोड़ देंगे। यह आरक्षित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। सातवां, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल राज्य सरकारों के शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों के लिए लागू है, परंतु भविष्य में इस फैसले के आधार पर केंद्र सरकार के आरक्षण में लाभ लेने के लिए कई केस आ जाएंगे और फैसले आने में कोई देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फायदा यह होगा कि वैसे उपजातियां जो सदियों से पिछड़ी और वंचित हैं, उन्हें अधिक अवसर मिलेगा और वे सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। दूसरी बात कि कुछ उपजातियां आरक्षण का लाभ लेकर बहुत आगे बढ़ गई है, जैसे मीना जनजाति। राजस्थान या केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के अधिकतर सीटें मीना जनजाति के लोग ले जाते हैं। इस फैसले के लागू हो जाने से वे लोग अपनी उपजाति को निर्धारित कोटा तक ही आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को इस फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया है। मैं जितना समझ में आया उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि आप इसकी बारीकियों, फायदे और नुकसान को समझ सकें। इसके बारे में आप लोगों को भी कोई जानकारी देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।